हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में। और इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि सीडीएस के एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न है, क्या सिलेबस है और कैसे आप जो है वो सीडीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के सेशन के बाद जो है वो आपका एक स्ट्रैटेजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी करना है। बार बार बैठकर आपको स्ट्रैटेजीज जो है वो नहीं बनानी है। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम पूरा सीडीएस का सिलेबस जो है वो समझ लेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें अनअकैडमी लाइट के थ्रू जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको 399 में 1 ईयर का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 50+ फुल लेंथ इसमें जो है वो सेक्शनल एंड पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज रहने वाली है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन रहेंगे और फ्री लाइव क्लासेस जो है वो मिलने वाली हैं अगर आप 399 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अदरवाइज आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर्ड बैच जो है वो मिलने वाले हैं। अभी प्रारंभ सीडीएस 1 2023 बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। आज से ही ये शुरू हुआ है, आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है और इसी के साथ आज ही ये बैच भी जो है वो बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली हैं। अभी जो है वो ऑफर चल रहा है, 20% का ऑफ है अगर आप सीडीएस एफकेड कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हो। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड बैचेस एंड कोर्सेज मिलते हैं, इन क्लास डाउट सॉल्विंग रहता है टॉप एजुकेटर से, और पीवाईक्यू और लाइव टेस्ट सीरीज जो है वो आपको क्विज के साथ मिल जाती है। कोड आपको यूज करना है करियर स्टडी लाइव। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इस कोड का यूज करिए जिससे कि आपको वो डिस्काउंट मिल जाए। सेम 20% का ऑफ सीएपीएफ कैटेगरी में भी है। तो अगर आप सीएपीएफ कैटेगरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं और इस तरह से करियर स्टडी लाइव कोड आपको यूज कर लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और आज हम करने वाले हैं सीडीएस एग्जाम के बारे में बात, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बारे में। तो सारी चीजें समझेंगे डिटेल में A to Z। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉरी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आज के सेशन में क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन का स्कीम एंड सिलेबस क्या है वो हम समझेंगे। इंग्लिश एग्जाम के बारे में पूरा डिस्कशन होगा, देन जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के बारे में एंड मैथ्स का कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। 1 by 1 सारी चीजें होने वाली हैं। स्कीम एंड सिलेबस की बात करें अगर तो आपको पता ही होगा, अगर हम ग्रेजुएशन बेसिस पे बात करें तो डिफेंस में ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट जो है वो सीडीएस के थ्रू ही होता है। अगर हम ग्रेजुएशन बेसिस पे बात करें, अदरवाइज अगर हम 12th बेसिस पे देखें तो एनडीए के थ्रू हो जाएगा। टाइप ऑफ कमीशन अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह के कमीशन है। दिस इज शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में बेसिकली होता क्या है कि जो आपका टेन्योर रहेगा वो पहले 10 साल के लिए होगा। अगर अच्छा रहा तो 2 साल इंक्रीज होगा और अगर फिर से अच्छा रहा तो 2 साल और इंक्रीज होगा, यानी कि मैक्सिमम इज 14 ईयर। और परमानेंट कमीशन में आपको परमानेंट एक तरह से रहता है, यानी कि आपको फिर जब आप रिटायर आएंगे, अब डिपेंड करता है 17 में रिटायर आ रहे हैं, अगर आपको आगे वैकेंसीज मिल रही है तो प्रमोशन भी होगा। और नॉर्मली जो है वो 20-22 एज तक जो है वो प्रमोशन हो ही जाता है। उसके बाद जो है वो डिपेंड करता है आगे वैकेंसीज हैं या नहीं है। तो उस केस में आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन वगैरह मिलेगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं होगा। कुछ एक केसेस होते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन मिलता है, बट हर एक केस में वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो आईएमए में परमानेंट कमीशन है, आईएनए में परमानेंट कमीशन है, एएफए में परमानेंट कमीशन है, और ये सिर्फ लड़कों के लिए है, मेल्स के लिए है। ओटीए जो है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, लेकिन इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो ये चीजें रहने वाली हैं। अब रिटन एग्जाम की बात करें तो आपके 3 पेपर होने हैं, जिसमें अगर आप इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स की बात करेंगे तो ये होगा आपका, अगर आप आईएमए के लिए जा रहे हैं, अगर आप आईएनए के लिए जा रहे हैं और अगर आप एएफए के लिए जा रहे हैं, तब आपके तीनों पेपर होने हैं। अगर आप ओटी के लिए जा रहे हैं तो आपके सिर्फ 2 ही पेपर होंगे, ठीक है, सिर्फ आपका इंग्लिश और जीके का पेपर होगा। देन आपके तीनों पेपर नहीं होने हैं अगर आप ओटी के लिए जा रहे हैं। अब इसमें हम डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितना आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। देखो, अगर आप कोर्स बाय कर रहे हो, प्लस कोर्स ले रहे हो, तो फिर आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ऑलरेडी टाइम शेड्यूल जो है वो बना हुआ है। तो अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम बात करेंगे कि अगर आप प्लस पे भी नहीं हो तब भी तैयारी कर रहे हो तो कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सॉरी ओके तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं।
देखो ये स्कोरिंग रहेगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, बिना मेहनत के तो स्कोर नहीं होगा, लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, डेली 2 to 3 आवर्स अभी से देना स्टार्ट करोगे इंग्लिश के लिए, अभी आपका 7 मंथ का टाइम है, 6 to 7 मंथ का, तो इजीली जो है वो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस इनफ होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब देखो कुछ कुछ कैंडिडेट जो है वो कमेंट करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 0.33 है या कितना है। देखो यहाँ पे ना 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन के 100 मार्क्स हैं, तो एक क्वेश्चन का कितना है, एक क्वेश्चन का 0.83 के अराउंड मार्क्स हैं। तो अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे तो रॉन्ग का 0.83 का 1/3 यानी कि 0.27 जो है वो रॉन्ग में कट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितना पॉजिटिव में है उसका 1/3 है। तो 120 क्वेश्चन पे अगर 100 मार्क्स हैं तो एक क्वेश्चन का 0.83, उसका 1/3 0.27 कट होगा। ये आपके टॉपिक हैं। अगर आप फिलहाल देखोगे 2022 के अकॉर्डिंग भी देखोगे, अब इसमें समटाइम ऐसा होता है कि एक टॉपिक से 10 to 15 आ गए, एक में 5 to 10 आ गए, तो किसी में कम होंगे तो किसी में ज्यादा हो जाएंगे, बट दिस इज द बेसिक सिलेबस जो आपका कवर होना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन मिलते हैं, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है, क्लॉज टेस्ट है, सेंटेंस जंबल है, ऑर्डिंग ऑफ वर्ड्स है, पैरा जंबल है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, प्रेपोजिशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, ये आपको कवर करना है। अराउंड 10 क्वेश्चन ईच रहते हैं, अगर कभी किसी एक टॉपिक में ज्यादा आ गए तो दूसरे में उतने कम हो जाएंगे। ओके, अब ये चीजें कवर कैसे होनी है, कैसे आप कवर करोगे, तो सबसे पहले जो आपको कवर करना है वो है ग्रामर। आपको सबसे पहले ग्रामर कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आपका ग्रामर कवर हो जाएगा तब आपके इसमें से कौन कौन से टॉपिक हो जाएंगे, देखो बेसिक नॉलेज हो जाएगी क्लॉज टेस्ट के लिए, एरर के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, पार्ट ऑफ स्पीच की, प्रपोजिशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस वोकैब में आ जाएगा, लेकिन बाकी चीजें आपकी इजीली कवर हो जानी है। तो सबसे पहला काम क्या है, ग्रामर कवर करो। रूल्स सारे देखो कि क्या क्या चीजें हैं, कहां से कवर करने हैं। यूट्यूब पे आपको रैंडम जो है वो सेशन मिल जाएंगे, आप किसी को फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पे भी आपको सारे के सारे रूल्स जो है वो मिल जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे, तो आप फॉलो कर सकते हैं। पूरा ग्रामर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और अभी हम दोबारा से भी स्टार्ट कर देंगे। प्लस पे हो तो फुल कोर्स आपको मिलेगा। एंड और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ग्रामर कवर करा। सेकंड चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें रीडिंग स्किल का बहुत ज्यादा यूज है। तो रीडिंग जितना ज्यादा करोगे आप उतना आपको बेनिफिट होगा। तो रीडिंग कितनी, 30 मिनट डेली जो है वो आपको रीडिंग करनी है। अब उस रीडिंग को वैसे नॉर्मली क्या है, इंग्लिश के हिसाब से देखें तो आपको न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। अब न्यूज़पेपर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें से आपको मेन जो आपको लगता है कि ऐसे आर्टिकल जो करंट इश्यूज से रिलेटेड है उनको आप रीड करिए। एक तो आपका जो भी आपका वोकैब वाला पार्ट होगा वो बेटर होगा, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे उनको समझिए, और साथ साथ में आपकी ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लॉज टेस्ट है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, इनमें आपकी पकड़ मजबूत होगी, बिकॉज ये रीडिंग स्किल के बेसिस पे ही होते हैं। और साथ साथ आप करंट अफेयर भी कर लोगे अगर आप वो टॉपिक रीड कर रहे हो। तो रीडिंग स्किल डेली करना है। एंड देन थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे होगा, एक तो आपको पीवाईक्यू करने हैं। कितने पीवाईक्यू करने हैं, कम से कम 2012 ऑनवर्ड आपको सारे के सारे पीवाईक्यू करने हैं। तो आपको रूल्स बहुत ज्यादा पता चल जाएंगे कि क्या पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चन है, और सारे के सारे पीवाईक्यू करने हैं। कब करने हैं, सबसे पहले ग्रामर खत्म करना है, कवर करना है, उसके बाद आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है ग्रामर के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे ग्रामर चल रहा है रीडिंग भी स्टार्ट रहे। देन जब ये खत्म हो जाएगा, जब आपके एग्जाम के 2-3 महीने रहेंगे, उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपका बेनिफिट होगा। और रैंडम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करना, मतलब मॉक टेस्ट भी आपको जरूरी रहेंगे, तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आपको बुक बाय करनी है तो आप बुक बाय कर सकते हैं। एसपी बख्शी वाली जो बुक है उसमें लैंग्वेज जो है वो समझना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप थोड़ा सा सही से इंग्लिश के साथ जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब अच्छे सेंटेंस होंगे। लेकिन अगर आपको उतने उस तरह के सेंटेंस समझ में नहीं आते, क्योंकि अच्छे लेवल के सेंटेंस होंगे, तो आप जो है वो पहले कोई बेसिक बुक रीड कर सकते हैं, उसके बाद उस पर जा सकते हैं, फिर आपको और ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। बट पहले ग्रामर आप वीडियो से कवर कर लो, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डेली आपको ट्राई करना है कि इस टाइम से अगर आप शुरू कर रहे हो तो 2 आवर्स जो है वो मिनिमम आपको देने हैं इंग्लिश में, और ये कंप्लीट लास्ट तक 2 आवर्स रहने चाहिए। 2 to 3 आवर अगर आप डेली जो इंग्लिश में दोगे तो बेटर रहेगा। और अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हो, अगर आप IMA INA FA के लिए जा रहे हो तो 2 घंटे काफी है, लेकिन अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हो तो 3 घंटे आप पक्का डिवाइड करिए इंग्लिश में, सो दैट कि आपका जितना प्रैक्टिस होगा आप उतना ही स्कोर भी कर पाओगे।
ठीक है, सो इतना होना चाहिए। और आपको सारे टॉपिक करने हैं, ऐसा नहीं करना कि मैंने ये छोड़ के आना है, वो आपको सोचना नहीं है, पूरा सिलेबस कवर करना है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे जीके का पेपर यानी कि जनरल अवेयरनेस का जो पेपर रहेगा, तो इसमें हम बात करते हैं सेम पैटर्न है, 100 मार्क्स रहेंगे फॉर 120 क्वेश्चन। तो 100 मार्क्स हैं, तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो है वो कितना रहेगा 0.83, और नेगेटिव में कितना जाएगा, एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करोगे तो 0.27 कट भी हो जाएगा, तो वो सेम पैटर्न है। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, अगर फिलहाल हम बात करते हैं तो हमारे पास देखो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर्स, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं कुछ, और स्टैटिक्स से रिलेटेड रहेंगे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको कवर करने होते हैं। अब इनको आप कैसे कवर करोगे, देखो थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा कि आपने रैंडमली कोई एक छोटी सी बुक पढ़ी और उसमें से ये कवर हो जाएगा, डिटेल्ड जाना होगा। पहली चॉइस जो है वो फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी यहाँ पे हमेशा, तो फर्स्ट चॉइस जो है वो हमेशा रहती है कि अगर आप एनसीईआरटी रीड कर लेते हो, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी सही से रीड करते हो तो 6th से लेकर 10th तक की जो एनसीईआरटी है वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। कुछ कुछ केसेस में जैसे ज्योग्राफी हो गया तो 11th 12th का भी थोड़ा थोड़ा रहता है, बट अगर आप स्किप भी कर दोगे ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा कुछ होगा नहीं, वो कवर हो जाएगा वहां से। साइंस अगर आप कर लोगे थोड़ा 11th 12th में थोड़े थोड़े कुछ कुछ टॉपिक, तो वो आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज 6 to 10 जो है वो इनफ रहेगा, उतना हो जाना है। नाउ द पॉइंट इज एनसीईआरटी रीड करना जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर होता है, और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी रहेगा अगर आप 1 by 1 ईच सेंटेंस पढ़ रहे हो। और एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो अपने आप में काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि टेक्निकल रहती है। हर एक सेंटेंस का एक मीनिंग होता है, हर एक सेंटेंस का एक क्वेश्चन बनता है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब अगर आप इसमें क्या करते हो, अगर आप ये चीज नहीं कर पाते हो तो सेकंड चॉइस भी मैं आपको बता देता हूं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अब देखो एनसीईआरटी आपने रीड करी, तब भी ये गारंटी नहीं है कि आपको वो सारी चीजें ध्यान में रहेंगी। अब एनसीईआरटी में से आएंगे क्वेश्चन पक्का उसी में से, लेकिन आपको वो याद रहे या नहीं रहे वो मैटर करता है। अब मैं सेकंड चॉइस बता रहा हूं जहां पे मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 80% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब वो आपको फिर पढ़ोगे तो वो पूरी बुक पढ़ लेनी है, अलग अलग बुक्स होंगी। अरिहंत पब्लिकेशन की है, इस तरह से होगा, मैक बुक लिखा होगा, ठीक है। मैक बुक फॉर हिस्ट्री, मैक बुक फॉर पॉलिटी, मैक बुक फॉर ज्योग्राफी होगा, मैक बुक फॉर साइंस होगा, अलग अलग होंगी ये सारी की सारी। हिस्ट्री अलग होगी, पॉलिटी अलग होगी, ज्योग्राफी। अरिहंत पब्लिकेशन की मैक बुक फॉर हिस्ट्री, मैक बुक फॉर पॉलिटी, मैक बुक फॉर ज्योग्राफी, मैक बुक जो है वो फॉर साइंस, इस तरह से। तो ये आपको कवर करना है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपका थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा बेटर बन जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो सारा डाटा प्रोवाइडेड होगा, तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप इसके थ्रू जाते हो। 6 to 10 करते हो तो आपको पेशेंस ज्यादा चाहिए होगा, वो अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने 2 चॉइसेस आपको बता दी हैं, बाकी अगर आप प्लस कोर्सेज में होंगे तो ऑलरेडी एजुकेटर्स ने काफी मेहनत करी होगी, सो दैट कि आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो आई होप अगर आप प्लस कोर्स में जाएंगे तो आपको इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। देन हम बात करते हैं करंट अफेयर की। सो करंट अफेयर कैसे कवर करने हैं, देखो अगर आपको टाइम मैनेज हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप डेली करंट अफेयर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा जो है वो ज्ञान में वृद्धि हो गई है, तो बहुत सही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, और आप चाहे डेली करंट अफेयर करो या ना करो, आपको वो करंट अफेयर लास्ट में जाके एग्जाम पे टाइम पे जाके दोबारा से करने पड़ेंगे। एक बच्चा जो डेली करंट अफेयर कर रहा है उसको भी लास्ट में वो चीजें नहीं याद होंगी, उसको दोबारा से देखनी पड़ेगी कि क्या था, उसको स्टोरी याद होगी कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। और एक बच्चा जिसने करंट अफेयर नहीं करे हैं वो भी लास्ट में जाके दोबारा से एक बार वो रिवाइज करेगा, दोबारा से रीड करेगा। तो करंट अफेयर मेरे अकॉर्डिंगली जो है वो मंथली बेस्ट रहते हैं, ठीक है। अगर कोई डेली कर रहे हैं और आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो बहुत अच्छा है। मेरे अकॉर्डिंगली मंथली करंट अफेयर बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू हम डेली करंट अफेयर करते हैं, क्योंकि मंथली अगर आप मैगजीन भी लेते हो, मान लो अगर आप बेटर से बेटर मान लो आपने प्रतियोगिता दर्पण ले ली मंथली मैगजीन में, तो उसको रीड करने में 1 वीक लगेगा, जबकि आप करंट अफेयर में डेली वही 1 आवर अगर आप डेली निकालोगे तो आप 1 महीना लगाओगे, जबकि वो मंथली वाली में ज्यादा बेटर कंटेंट मिलेगा आपको और सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगी। तो ज्यादा बेटर है मैगजीन्स लगवाओ, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण बहुत अच्छी रहेगी और मंथली उसको रीड करो, बहुत सही रहने वाला है। एंड देन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो अगर आपने कोई भी बेसिक बुक ली होगी जनरल नॉलेज की तो उसमें ये चीजें मिल जाएंगी, आपको उसमें हेल्प मिल जाना है। और जो भी इकोनॉमी रहेगा वो भी कवर हो जाएगा, स्टैटिक ये बेसिक जो बुक होगी उसमें से कवर हो जाएगा।
तो ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। साइंस का काफी इंपोर्टेंस है, ज्योग्राफी का काफी इंपोर्टेंस है, हिस्ट्री पॉलिटी में से 15-20 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, करंट अफेयर के 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी चाहिए होती है आपको, थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से अगर आप पढ़ोगे, ज्यादा डीपली आप किसी सब्जेक्ट में जाओगे, तब जाके एग्जाम जो है वो बेटर तरीके से क्लियर होना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। चॉइसेस मैंने दे दी हैं कि कहाँ कहाँ से आप कैसे रीड कर सकते हो। टाइम की अगर हम बात करें तो देखो जीएस में आपको, अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हो, जो कैंडिडेट ओटीए के हिसाब से हैं, ट्राई करना है कि आपको कम से कम, अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सीडीएस गोल है, उस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, तो ट्राई करो कि कम से कम 6 to 8 आवर्स जो है वो आपके जीएस में जाए, तब आपका जाके 60 के आसपास का स्कोर बनेगा, और वो रिक्वायर्ड है फिर। ठीक है, कम से कम 60-70 आप जो है वो इंग्लिश में लेके आओ, और कोशिश करो कि आपके पास अराउंड 50 प्लस जो है वो आप जीएस में लेके आओ, तब जाके एक अच्छा स्कोर बनेगा। 120 के आसपास बनेगा, और 110 के आसपास कट ऑफ तो जा रही है इस टाइम। तो इतना स्कोर होना चाहिए, इतना टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ओटी के लिए नहीं हो, आप बाकी सब्जेक्ट के लिए हो, आईएमए वाले हैं, ओटी सॉरी आईएनए और एएफए वाले हैं, तो आपको कम से कम 4 to 5 आवर्स जो है वो यहाँ पे देने होंगे। 4 to 5 आवर्स दोगे इनफ है। उसमें आप अगर 40 के अराउंड स्कोर कर लोगे वो चल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में 60 से अगर आप 65 ले आते हो, यहाँ पे 40-45, और मैथ्स में फिर आप अच्छा स्कोर कर लोगे, अच्छा इन द सेंस एवरेज 55 से 60, तो वो बहुत अच्छा स्कोर टोटल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैथ्स के पेपर की। तो यहाँ पे डायरेक्ट है, सीधा सीधा है। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं, तो इसमें डायरेक्ट है। एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग में वो कट भी हो जाना है। तो इस तरह से चीजें रहेंगी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी, तो 2 पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक है, एडवांस मैथ्स है। अरिथमेटिक में हमारे पास, आगे मैं टॉपिक बताता हूँ वैसे, तो अरिथमेटिक अभी थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, तो 15 से 20 मार्क्स आपके अरिथमेटिक के रहेंगे, और 80 से 85 मार्क्स जो है वो आपके एडवांस मैथ्स के रहेंगे। अरिथमेटिक में मैंने कौन से टॉपिक रखे हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, एजिस, रेशो, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे टॉपिक है जो मैं अरिथमेटिक में रख रहा हूँ। तो ये कवर हो जाएंगे, तो इसमें आपका अरिथमेटिक पोर्शन कवर हो जाएगा, जैसे एफकेट के लिए आप तैयारी करते हो उस तरह से। लेकिन ये जरूरी है, आप छोड़ के जाओगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि अरिथमेटिक के क्वेश्चन ईजी होते हैं एज कंपेयर टू एडवांस। तो अगर आपने मान लो अरिथमेटिक बिल्कुल छोड़ दिया, तो वो जो आसान वाले 15 के अराउंड जो आसान क्वेश्चन आने थे वो आप छोड़ के आ रहे हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अरिथमेटिक कवर जरूर करो, बस हाँ, एक बार कवर हो गया तो वो बेसिक जितना समझ में आया होगा उतने में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। देन हम एडवांस मैथ्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेंसुरेशन है, एल्जेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स है, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सेट का क्वेश्चन एक आधा देखने को मिल जाता है, और डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं। इस बार कम थे, वैसे होते हैं। तो ये आपका पूरा पैटर्न है। अब इसमें आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा स्कोरिंग है एडवांस मैथ्स, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन डुएबल होंगे, क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे एग्जाम में, और वो आपको यहीं से सीखना होगा कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम में आपकी क्या अप्रोच होगी। तो हमेशा जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो, आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को टारगेट करिए। ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट प्रेपरेशन के टाइम पे भी मत करिए जो आप एग्जाम में कभी सॉल्व करके नहीं आने वाले हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि वो जबरदस्ती ऐसे क्वेश्चंस के साथ चिपके रहते हैं जो उनको कंप्लीटली पता है कि वो एग्जाम में नहीं करेंगे उन क्वेश्चंस को, लेकिन वो लगे रहेंगे उन क्वेश्चंस में, उनमें टाइम वेस्ट करेंगे कि हमें ये आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। वो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही रहेगा, 1 नंबर ही मिलेगा। तो जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो, इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को टारगेट करो, उनमें अपनी स्पीड इंक्रीज करो। टफ क्वेश्चन के चक्कर में आप इजी और मॉडरेट वाले छोड़ के आओगे, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और वो आपको वैसे भी छोड़ने पड़ेंगे, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे सीडीएस के पेपर में, और अगर आपने 60 प्लस आपने अटेम्प्ट कर दिया है तो आप एक अच्छे क्राइटेरिया में आ रहे हो। तो ये हमारा सिलेबस था। मैथ्स के लिए कौन सी बुक हो सकती है, RS अग्रवाल की सीडीएस मैथ्स आती है, ठीक है, वो कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप प्लस पे आ रहे हो तो आपको मेरे कंसेक्यूटिव 2 कोर्स में अलग अलग पीडीएफ मिलेंगी, तो इतना मटेरियल मिलेगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी बुक की। तो अगर आप प्लस पे आ रहे हो, कोई बुक की जरूरत नहीं है, सारी चीजें कवर होंगी। इवन मैं ऑफलाइन में भी मॉक टेस्ट आपको क्लास में प्रोवाइड कर देता हूँ कि इनको सॉल्व करना आराम से बैठ के, और आपको वहां पे अनअकैडमी पे हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देते हैं, तो सारी चीजें मिलेंगी। तो ये आप इस तरह से कवर कर सकते हो। टारगेट अगर हम देखें तो टारगेट आपको कोशिश करनी है कि आप, अब देखो टारगेट ऐसा नहीं कि आपने सोचा और अब वो फिक्स हो गया कि ठीक है मैंने तो इतना करना है।
वो एक माइंड में जस्ट एक ठीक है आपका गोल है कि इतना तो होना चाहिए। तो अगर आप ओटी के लिए जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ओटी के लिए जा रहे हो, तो आपका प्रेपरेशन ऐसा होना चाहिए कि 120 आप स्कोर कर दो। अब वो होगा अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी। अगर आप आईएमए के लिए जा रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 150 प्लस आपको जाना ही है। आईएनए के लिए आज की डेट में आपको 140 प्लस जाना होगा और एएफए के लिए 160 प्लस आपको जाना ही है। तो ये आपको टारगेट रखने हैं एज ऑफ नाउ। अब ये टारगेट इजीली होंगे। अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप इंग्लिश में इतना पक्का ही करो। किसी की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगी, वो 70-75 इंग्लिश से ले आएंगे, तो बाकियों से थोड़ा कम भी होगा, चलेगा वो। लेकिन किसी का इंग्लिश वीक होगा तो वो जीएस में बेटर कर लेंगे। अगर किसी का मान लो जीएस वीक है तो और उसने एएफए में जाना है तो इंग्लिश और मैथ्स में अच्छा करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली एक बार देखो कि आपका बेटर एरिया कौन सा है जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करो। जहां से ज्यादा स्कोर मिलेगा वहां प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है। ऐसा नहीं कि किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है, अब वो सिर्फ जीएस में टाइम लगाए, मैथ्स में टाइम लगाए, तो वो ना तो वो मैथ्स और जीएस उतना अच्छा बनेगा, और जो इंग्लिश बनना था वो आपने प्रैक्टिस नहीं करा होगा। सिमिलर वे में किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है तो मैथ्स में प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि फिर मैथ्स को छोड़ ही दिया कि ठीक है मेरा तो ये अच्छा ही है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा उस हिसाब से। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं जो ध्यान रखनी है, एंड आई होप आपको इन सारी चीजों का बहुत बेनिफिट होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा हो गया होगा, बट मैंने इसमें सारी की सारी चीजें डिटेल में आपको बता दी हैं। तो ये था फिलहाल हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो फ्री में कवर करवाए जाएंगे। तो सभी को फिलहाल थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।